राधे राधे दोस्तों, मैं विशाल आ चुका हूँ क्लास 12th के चैप्टर 1 शीत युद्ध का दौर का पार्ट 4 लेकर के। लेकिन उससे पहले जिसने भी पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा, चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। क्योंकि भाई जब तक आप पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखते हैं तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो चलिए बिना समय को गवाए चैप्टर को शुरू करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि शीत युद्ध क्या है, दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ क्या है, मतलब कि दुनिया कैसे दो ध्रुव में बट गई। उसके बाद पढ़ा कि क्यूबा मिसाइल संकट क्या है। तो अब हम पढ़ते हैं उससे आगे। लेकिन उससे पहले एक प्रश्न उठता है कि जब दोनों ही देश इतने शक्तिशाली थे, यानी कि अमेरिका और सोवियत संघ इतना शक्तिशाली था, तो फिर भी उनको संधि करने का क्या ज़रूरत था? क्या वो दोनों आपस में नहीं लड़ सकते थे? इतने शक्तिशाली होने के बावजूद भी अमेरिका और सोवियत संघ को संधि काहे करना पड़ा? जैसे आपने देखा कि अमेरिका ने संधि करके नाटो बनाया था और इसने भी वर्षा संधि की थी, जिसमें कि कुछ देश इसके पास और कुछ देश इसका दोस्त बन गया था। क्या ज़रूरत था इनको ये संधि करने का? क्या यह बिना संधि के आपस में युद्ध नहीं लड़ सकते थे? तो इसका जवाब है हाँ, यह बिना संधि के भी आपस में युद्ध लड़ सकते थे। ये दोनों देश इतने शक्तिशाली देश थे कि ये चाहे तो अकेले ही पूरे यूरोप को तबाह कर सकते थे, दोनों अगर मिल जाए। तो इन्होंने आपस में डायरेक्ट युद्ध नहीं किया। इसके पीछे बहुत कारण है। जैसे आप ये समझिए कि अगर ये दोनों देश आपस में लड़ते तो दोनों में से कोई एक जीत ही जाता। जैसे कोई भी युद्ध हो, जब दो पक्ष युद्ध लड़ता है तो उसमें से एक पक्ष हर हमेशा युद्ध जीत जाता है। जैसे महाभारत का ही बात कीजिए तो कौरव और पांडव दोनों युद्ध लड़ रहे थे, लेकिन उनमें से पांडवों की जीत हुई। तो ऐसे अमेरिका और सोवियत संघ चाहता तो आपस में ही युद्ध कर सकता था बिना किसी के सहायता से, लेकिन दोनों में से कोई एक जीत जाता। या तो अमेरिका जीतता या तो सोवियत संघ जीतता, लेकिन दोनों में से कोई एक देश जीत के भी हार जाता। अब ऐसा क्यों? ऐसा काहे हम बोल रहे हैं कि दोनों देश में से कोई एक देश जीत के भी हार जाता है? इसके पीछे कारण यही है कि अमेरिका और सोवियत संघ जब लड़ता तो अमेरिका भी भाई हथियार चलाता, सोवियत संघ भी हथियार चलाता। अमेरिका परमाणु बम छोड़ता तो सोवियत संघ भी परमाणु बम छोड़ता। इससे होता कि दोनों का जो है सोवियत संघ का भी क्षेत्र तबाह होता और जो है अमेरिका का भी कुछ क्षेत्र तबाह होता। ऐसे में मान लीजिए कि अगर अमेरिका भी जीत गया, ठीक है, अमेरिका ही जीत गया, जीतने के बाद यह ऐसा जीत का क्या करता? ना तो इसके पास अब सैनिक बचता और पैसे भी युद्ध करने में कुछ खर्च हो जाते हैं और इसका बहुत सारा हथियार ख़त्म हो जाता, ठीक है, और जो है इसके बहुत सारे सैनिक मर जाते। इससे क्या होता कि अमेरिका जीत के भी नहीं हार जाता, इसके पास कुछ बचबे नहीं किया, तो ऐसे जीत कर यह क्या करेगा? इसलिए अमेरिका दिमाग लगाया कि हम बिना नुकसान, और अमेरिका और सोवियत संघ ऐसा देश था, समझदार देश, कि कोई भी जोखिम अपने ऊपर पर नहीं लेना चाहता था, किसी भी प्रकार का हानि नहीं सहना चाहता था। इसलिए अमेरिका और सोवियत संघ ने सीधा युद्ध नहीं किया, इसी का नाम पड़ा शीत युद्ध। जब सीधा युद्ध नहीं किया तो यह संगठन बनाया, नाटो बनाया और इन्होंने संधि की। तो इस संधि संगठन में जो भी देश आए थे और उन्हीं देश को आपस में लड़ा दिया। तो इसलिए अब ये समझिए कि दोनों देश इतने आग बबूले हो चुके थे कि दोनों देश में लग रहा था कि तीसरा विश्व युद्ध हो जाता, लेकिन तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ क्योंकि दोनों समझदार थे। और समझदार होने के कारण दोनों ने अपने आप पर कंट्रोल किया, नियंत्रण किया। इसी को बोलते हैं अवरोध, अवरोध बोलते हैं। तो अवरोध है क्या? अवरोध का मतलब होता है संतुलन तथा नियंत्रण। नियंत्रण। अब देखिए, दुनिया का कोई भी चीज़ है ना, किसी भी चीज़ को आप अगर पढ़ रहे हैं तो उसके अगर आप नाम पर फोकस करते हैं ना तो आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगा। देखिए, अवरोध, अ का मतलब जहाँ भी कहीं भी दिखाई देगा। जैसे आप यही समझिए, एक होता है सम्मान, एक होता है सम्मान और एक होता है अपमान। अपमान होता है, ठीक है। तो सम्मान का मतलब होता है आदर है,
इज्जत है। और जैसे ही अ लग गया किसी चीज़ के सामने तब उसका आदर नहीं है, अपमान। अ का मतलब नहीं है मान, मान मतलब नहीं है। जब किसी का मान नहीं है तो उसको अपमान बोलते हैं। इसी चीज़ को यहाँ समझिए कि अपरोध दिया गया है। अ का मतलब नहीं है, क्रोध का मतलब क्रोध, यानी जहाँ क्रोध ना हो ऐसी स्थिति को संतुलन बोलते हैं, नियंत्रण कहते हैं। तो इस प्रकार अमेरिका और सोवियत संघ ने डायरेक्ट युद्ध नहीं किया, बल्कि दूसरे देश, छोटे छोटे देशों को लड़ाया और सोचा काश वो मेरे तरफ से है, अगर वह जीत जाता है तो इस प्रकार हम भी जीत जाएंगे, दुनिया पर मेरा ही प्रभाव होगा। तो समझ में आया। अपरोध क्या है भैया? अपरोध वह है जिसमें कि क्रोध नहीं हो। दोनों देश इतना गुस्सा वाला था, फिर भी दोनों अपने आप पर संतुलन बनाया, नियंत्रण किया। क्रोध, अपरोध का मतलब होता नहीं है क्रोध, तो क्रोध पर नियंत्रण है या संतुलन है, इसी को अपरोध बोलते हैं। तो यहाँ से हमको यह समझ में आया कि इसलिए अमेरिका और सोवियत संघ ने डायरेक्ट युद्ध नहीं किया। यह अपरोध को अच्छे से समझते हैं। अपरोध क्या है? अपरोध ये समझिए कि अमेरिका और सोवियत संघ एक ऐसा स्थिति में आ चुका था, दोनों के अंदर एक ऐसा गुस्सा भर चुका था कि लग रहा था कि अब तीसरा विश्व युद्ध होके ही रहेगा। लेकिन दोनों ने अपने आप पर नियंत्रण किया और युद्ध को रोक दिया, यानी युद्ध पर कंट्रोल किया, दोनों पीछे हट गए। तो इस स्थिति को अपरोध कहते हैं। दोनों ने अपने क्रोध को रोका। आ मतलब होता है नहीं, क्रोध मतलब क्रोध। जब आपने क्रोध नहीं है तो अपरोध बोलते हैं। यानी अमेरिका और सोवियत संघ दोनों लग रहा था कि तृतीय विश्व युद्ध आरंभ करवा देगा, लेकिन दोनों समझदार था, सोचता था अगर हम बम बारूद फेंकेंगे तो इससे पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, मेरा भी कुछ क्षेत्र जाएगा और इसका भी कुछ क्षेत्र जाएगा, ऐसे में हमारे पास बचेगा ही क्या। तो इसलिए दोनों अपने आप को इससे पीछे ही हटना समझा। तो इसलिए इस अवस्था को अपरोध कहते हैं। जब अमेरिका और सोवियत संघ युद्ध से पीछे हट गए तो इस अवस्था को अपरोध कहते हैं। अब यहाँ एक और प्रश्न उठता है, क्या भाई दुनिया में जो जितने सारे देश हैं, लगभग 195 देश हैं, इन दो देशों को छोड़ा करके, तो अमेरिका जो गुट बनाया था नाटो और इसने संधि की थी वर्सा का संधि, तो क्या सभी देश इन दोनों देशों के ही साथ में थे? यानी ऐसा था क्या कुछ देश अमेरिका के साथ में थे और कुछ देश सोवियत संघ के साथ में थे? क्या दुनिया के सारे ही देश अमेरिका के साथ में थे और कुछ सोवियत संघ के साथ थे? ऐसा संभव है क्या भैया? कि मान लीजिए 195 देश है दुनिया में, ठीक है, इसमें से मान लिए कि 100 देश इसके साथ था और लगभग 95 देश इसके साथ था, क्या ऐसा संभव था? क्या कुछ ऐसे भी देश थे जो कि ना तो अमेरिका के साथ था ना तो सोवियत संघ के साथ था? क्या ऐसा था? हाँ, तो इसका जवाब है कि हाँ भैया, कुछ ऐसे भी देश थे जिसने ना तो अमेरिका के साथ रहना पसंद किया और ना ही सोवियत संघ के साथ रहना पसंद किया। तो ऐसे देश को बोला गया गुट निरपेक्ष देश। अब समझिए कि गुट निरपेक्ष होता क्या है। गुट निरपेक्ष का मतलब समझिए। अब देखिए, अमेरिका बनाया था अपना पश्चिमी गुट और सोवियत संघ बनाया था अपना पूर्वी गुट। अमेरिका पश्चिमी गुट, सोवियत संघ पूर्वी गुट। लेकिन क्या हुआ, तो कुछ देश ऐसे थे जिसको ना तो अमेरिका के साथ जाना अच्छा लगता था और जिसको ना तो सोवियत संघ के साथ जाना अच्छा लगता था। लेकिन बहुत सारे ऐसे देश थे जो सोच रहा था कि हमको अमेरिका मदद कर देगा, हम उसके साथ चल जाते हैं, और कुछ को लग रहा था सोवियत संघ हमको पैसा वैसा दे देगा और मेरा जो है रक्षा उक्षा करेगा, तो कुछ देश इसके साथ चल गया, कुछ देश इसके साथ चल गया। लेकिन बहुत सारे देश ऐसे थे जिसने कि ना तो अमेरिका को चुना ना तो सोवियत संघ के चुना, दोनों से ही अलग रह गए। तो ऐसे देश को बोला गया गुट निरपेक्ष देश। मतलब इसका नाम में ही समझिए तो कहता है गुट, निर का मतलब होता है नहीं, पक्ष, यानी कि ऐसे देश जो गुट के पक्ष में नहीं हो, इसको बोलता है गुट निरपक्ष। गुट के पक्ष में नहीं हो ऐसे देश को बोलते हैं गुट निरपक्ष। तो सबसे पहला ही देश आता है भैया गुट निरपेक्ष देश में हमारा भारत। हमारा भारत जो है ना तो अमेरिका के साथ था ना तो सोवियत संघ के साथ था, यह था गुट निरपेक्ष देश, यानी कि गुट से बाहर।
ना अमेरिका के साथ ना सोवियत संघ के साथ। ये देश थे गुट से बाहर अकेला अपना काम करता था, क्योंकि भाई इन देशों को तुरंत ही आज़ादी मिली थी। तो पढ़ेंगे गुट निरपेक्षता को, लेकिन भाई यहीं से आपका एक अगला नया टॉपिक स्टार्ट होता है जिसका नाम है दो ध्रुवीयता को गुट निरपेक्षता की चुनौती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगले टॉपिक को। तो अब आपके इस चैप्टर का चौथा टॉपिक स्टार्ट होता है जिसका नाम है दो ध्रुवीयता को चुनौती। वो भी कौन चुनौती दिया था? गुट निरपेक्षता। शीत युद्ध के समय क्या हुआ था? तो दुनिया दो गुटों में बट चुकी थी। एक तरफ अमेरिका का गुट था पश्चिमी गुट, एक तरफ था सोवियत संघ का गुट पूर्वी गुट। तो इस प्रकार दुनिया दो गुटों में बट चुकी थी, दो ध्रुव में बट चुकी थी। तो इसे ही दो ध्रुवीय विश्व कहा गया, यानी कि एक पश्चिमी ध्रुव एक पूर्वी ध्रुव। तो दुनिया दो ध्रुवों में बट गई। अब दुनिया के सामने बाकी सब जो देश था उसके सामने एक सवाल आता है कि हम किसके साथ जाएं। हम या तो अमेरिका के साथ जाएं या तो सोवियत संघ के साथ जाएं। तो दोनों देशों के सामने, मतलब बहुत सारे देशों के सामने यह सवाल खड़ा उठता है कि वह किसके साथ जाएगा। तो बहुत को क्या हुआ, अमेरिका के साथ जाना पसंद हो गया, यानी अमेरिका के साथ जाना पसंद हो गया। बहुत को सोवियत संघ के साथ जाना पसंद हो गया। लेकिन कुछ ऐसे भी देश थे जिसको ना तो अमेरिका के साथ जाना पसंद था ना कि सोवियत संघ के साथ जाना पसंद था। पसंद इसलिए नहीं था कि भाई वह तुरंत अभी आज़ाद हो भी किया था। जब आज़ाद हुआ था, अब वह इसके साथ जाता है तो अमेरिका का बात मानना पड़ेगा, और अगर इसके साथ जाता है तो उसको सोवियत संघ का बात मानना पड़ेगा। तो बहुत सारा देश गया, और इसलिए बहुत सारे देश चल जाते थे तो उसको बहुत सारा फ़ायदा मिलता था इन बड़े बड़े देशों से। फ़ायदा यह कि उनको सुरक्षा मिलता था, पैसा मिलता था, ज़मीन जगह मिलता था और हथियार भी मिलता था। तो इस प्रकार इसलिए बहुत सारे देश चले गए, लेकिन कुछ देश भैया नहीं गया था, और ऐसे ही देश गुट निरपेक्ष देश कहलाए थे। और गुट निरपेक्ष देश में लगभग 9 देश थे, जिसको 9 देश बोला जाता है, 9 अंतर्राष्ट्रीय देश। तो 9 ऐसे देश थे जो कि देश भर के ऐसे देश थे जो कि ना तो अमेरिका के साथ गए और ना कि सोवियत संघ के साथ गए। इस प्रकार अमेरिका और सोवियत संघ को गुस्सा आ गया कि भैया ना तो तुम मेरे साथ ना तो इसके साथ, तब क्या करेगा? कह रहा है कि हम एक अलग दुनिया बनाएंगे, मतलब मेरे पास एक अलग रास्ता है, तीसरा रास्ता गुट निरपेक्ष। हम भाई ना तुम्हारा साथ रहेंगे ना तुम्हारा साथ, काहे झगड़ा ले लेंगे। तो इसलिए दोनों को चुनौती दिया एक देश बनाकर, जिसको गुट निरपेक्ष देश कहा गया। गुट निरपेक्ष देश यानी गुट के पक्ष में नहीं है। गुट मतलब गुट, निर मतलब नहीं, पक्ष मतलब पक्ष। ऐसा देश जो गुट के पक्ष में नहीं है, तो ऐसे देश को गुट निरपेक्ष देश कहा गया था। तो क्या क्या चुनौती था कि गुट निरपेक्षता ने दो ध्रुवीयता को दिया। तो चलिए हम उस पर बात करते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि दो ध्रुवीयता को क्या क्या चुनौती दिया गया था। तो पहला चुनौती तो यही मिल गया कि ना तो तुम्हारे साथ है ना तो हम तुम्हारे साथ है। तो तीसरा रास्ता चुन लिया, तो दोनों को देख करके बहुत गुस्सा आया। दूसरा चुनौती यह था कि भाई इस पर महाशक्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता था। जब हम ना तो आपके साथ हैं ना तो आपके साथ हैं, तो आप हम पर हक थोड़ी जमा पाइएगा जी है। जब हम आपके गुलाम नहीं है ना आपके गुलाम है, तो आपका मुझ पर कोई प्रभाव नहीं होगा। और शांति और सहयोग, तीसरा क्या था? शांति और सहयोग। बोला कि आप दोनों झगड़ा कीजिए ना, हम तो शांति रहेंगे, हमको उतना मतलब नहीं है, युद्ध नहीं होगा, इसी से तो हम फायदा कमाते हैं, आप बेकारों का युद्ध लड़ रहे हैं। तीसरा, शीत युद्ध के तनाव को कम किया। अगर आप ये सोचिए कि अगर सारे देश ही मिल जाते तो ऐसे में कुछ ना कुछ ज़्यादा नुकसान होता, तो इसलिए ये देश नहीं मिले तो शीत युद्ध का तनाव कम हुआ। यानी कि भाई थोड़ा तो कुछ कम हुआ होगा ना, तो यही कम हुआ। तो दो ध्रुवीयता को दी गई यही चुनौती थी। अब यहाँ यह सोचिए कि यह जो गुट निरपेक्ष देश था, यानी 9 देश, ठीक है, क्या यह 9 देश को चलाने वाला कोई आदमी था? क्या यह देश ऐसे ही अपने मर्जी से चलते थे? तो इसका जवाब है 9 देश को चलाने वाला, यानी गुट निरपेक्ष देश को चलाने वाला देश का एक महान आदमी था। जैसे भारत का बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू था। तो चलिए इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं डिटेल में। तो चलिए अब समझते हैं कि कौन था ऐसे देश
ठीक है, जो कि इस गुट निरपेक्ष देश में शामिल था, और कौन था जो कि इन सब देशों को चला रहा था अपने दम पर। तो इसी के कारण आपके चैप्टर का गुट निरपेक्ष के कारण ही आपके चैप्टर का अगला टॉपिक स्टार्ट होता है, जिसका नाम है गुट निरपेक्ष आंदोलन। ठीक है, गुट निरपेक्ष आंदोलन। सबसे पहले ये समझते हैं कि इस गुट निरपेक्ष आंदोलन में कौन कौन सब देश थे। तो 9 देश थे, जिसमें कि भारत था, श्रीलंका था, बर्मा जिसको म्यांमार भी कहते हैं, घाना था, अफगानिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, यूगोस्लाविया, इथियोपिया था। तो ये 9 देश मिलकर के इस आंदोलन को अच्छे तरीके से चलाए थे। 9 देश भागीदारी था। लेकिन इन 9 देशों में से तो जो पहला पूछेगा कि भैया ये बताइए कि गुट निरपेक्ष आंदोलन जो था, गुट निरपेक्ष आंदोलन को स्थापना करने वाला कौन आदमी था? इस गुट निरपेक्ष आंदोलन का स्थापना करने वाला आदमी कौन था? तो सबसे पहले ये समझिए कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का सबसे पहला सम्मेलन 1961 में हुआ था। ठीक है, जब अमेरिका, अब ये समझिए, जब अमेरिका इधर और सोवियत संघ इधर दोनों लड़ रहा था, तभी ये इधर क्या कर रहे थे, सम्मेलन कर रहे थे। 1961 में बेलग्रेड में पहला सम्मेलन हुआ था, गुट निरपेक्ष सम्मेलन, जो कि बेलग्रेड कहाँ है भैया? यूगोस्लाविया में है। तो यूगोस्लाविया में, और पहले सम्मेलन में 25 देश भाग लिया था, और बाकी सब देश या तो अमेरिका के पास चला गया था या तो सोवियत संघ के पास चला गया था, और 25 देश ही शामिल लिए। और जब आंदोलन बढ़ता गया, यानी कि यूँ कहे कुछ समय के बाद यही 25 देश बढ़ करके 120 देश हो गया। मतलब कि अब आंदोलन जब बड़ा हो गया, गुट निरपेक्षता में आदमी और बढ़ने लगा और सारा देश आया, तो इस प्रकार 120 से अधिक देश हो गए गुट निरपेक्ष आंदोलन में। अब ये समझिए कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कौन कौन थे। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक 5 गो नेता थे, जिसमें कि पहला हमारे भारत के ही है, जिसका नाम है नेहरू, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, ये भारत के थे। और टीटो है, जिसको जोसेफ ब्रिजो टीटो कहते हैं, जो कि यूगोस्लाविया का है। पूरा नाम इसका जोसेफ ब्रिजो टीटो है। दूसरा है नासिर मिस्र के थे, जिसका नाम क्या है भैया? पूरा नाम गमाल अब्देल नासिर, यही नाम है इसका पूरा नाम। अगला था सुकर्णो, जो कि इंडोनेशिया का था, और उसके बाद एनक्रुमा घाना का था। तो यही पांचों देशों के नेता ने मिल करके एक जगह चूज किया, जिसका नाम था बेलग्रेड। और कौन से ये नेता का, यानी कि टीटो नेता के ही घर पर, यानी टीटो नेता का घर भी यूगोस्लाविया है। और प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन भी यही हुआ 1961 में बेलग्रेड में, जिसमें कि 25 देश शामिल था। तो एग्जाम में बार बार यही पूछता है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन कैसा आंदोलन है। मतलब कि ऐसा आंदोलन है जिसमें कि ऐसे देश जो कि ना तो किसी भी गुट में शामिल नहीं होते, सीधा कहा जाए तो किसी भी देश में शामिल नहीं होते, ना ही अमेरिका के साथ, ना ही सोवियत संघ के साथ। तो ऐसे ही देश को गुट निरपेक्ष देश कहा जाता है। और इसी देश के द्वारा एक आंदोलन चलाया गया, जिसका नाम पड़ा गुट निरपेक्ष आंदोलन। यहाँ तक सब समझ में आ गया होगा। तो बस यही समझिए कि नेहरू जी भारत से थे, टीटो यूगोस्लाविया से था, नासिर मिस्र से था, सुकर्णो इंडोनेशिया से था, एनक्रुमा घाना से था। तो इस प्रकार ये सारे देश मिल करके गुट निरपेक्ष आंदोलन को आगे बढ़ाएं। अब एक बात समझिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन का असली मतलब क्या है। तो चलिए इस बात को समझते हैं 1 मिनट में। अब देखिए, गुट निरपेक्षता का असली मतलब समझते हैं। कहता है गुट निरपेक्षता का मतलब पृथकतावाद भी नहीं है। पृथकतावाद क्या होता है, जरा ये समझिए। पृथकतावाद, पृथक का मतलब ही होता है अलग, जैसे नहीं लग रहा है पृथकतावाद। पृथक मतलब क्या हो जाता है? अलग। तो इसका मतलब ये नहीं था कि जैसे कि अमेरिका और सोवियत संघ से, यानी कि पूरी तरह से उस दोनों से अलग हो जाना। जब आप देखिएगा, जब उत्तर कोरिया में युद्ध हुआ था, तो हमारे भारत के नेहरू जी जाकर के उस युद्ध को कंट्रोल किए थे। तो इसका मतलब हम गुट निरपेक्ष में हैं, ऐसा नहीं है कि उसे साफे बाहर हैं। मतलब पृथक नहीं है, काम पड़ने पर हम उसको मदद कर सकते हैं, इसका मतलब होता है। तो इसका मतलब पृथकतावाद नहीं है, हम उससे अलग नहीं है, हम उसके साथ ही हैं, बट उससे हमारा भावना अलग है। तो इसका मतलब पृथकतावाद नहीं है, हम जो है उससे पूरी तरीके से अलग नहीं हैं। तो गुट निरपेक्षता का मतलब तटस्थता भी नहीं है।
अब ऐसा भी नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा युद्ध हो रहा है हम उस युद्ध में ना जाए, यानी कि युद्ध को रोके ना। तो इसका मतलब तटस्थता का मतलब क्या होता है, युद्ध में शामिल ना होना। तो ऐसा भी मतलब नहीं है कि हम युद्ध में शामिल नहीं होते हैं। तो बहुत सारा युद्ध हुआ था, अमेरिका और सोवियत संघ में बहुत सारा ऐसा युद्ध हुआ था जिसमें कि हमारे इस गुटनिरपेक्ष देश से जा कर के बहुत सारे देशों ने उस युद्ध को रोका, कंट्रोल किया। तो इसका मतलब तटस्थता भी नहीं है। तटस्थता का मतलब अगर लिख लीजिएगा, तटस्थता का होता है युद्ध में शामिल नहीं होना, ये होता है तटस्थता का मतलब। और पृथकतावाद का मतलब होता है अलग। पृथकतावाद का मतलब होता है अलग रहना। तो यानी कि हमारे जो गुटनिरपेक्ष देश थे वह किसी भी तरह से इन दो देशों अमेरिका और सोवियत संघ से उतना भी अलग नहीं थे भैया कि ना तो इसके युद्ध को कंट्रोल करते ना इसको कोई सहायता पहुंचाते। तो इसका बस इतना ही मतलब था, यहाँ पर हमारा गुटनिरपेक्ष आंदोलन खत्म होता है। तो अब यहाँ ये समझ में आता है, जब गुटनिरपेक्ष आंदोलन खत्म हो जाता है तो 9 देश की स्थिति देखेंगे। अब 9 देश में क्या क्या स्थिति हो गया था। तो इसके बाद हमारा अगला ही टॉपिक स्टार्ट होता है। तो चलिए अब समझते हैं कि अगला टॉपिक है हमारा नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक समझता, यानी कि 9 देशों की जो है 9 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था क्या थी वो समझते हैं। जब युद्ध हो रहा था, युद्ध होने के बाद जब गुटनिरपेक्ष देश इससे अलग थे तो वह महसूस कर रहे थे भाई हम अलग हैं तो हमारे पास उतना पैसा नहीं है। तो वे क्या करते थे, ये सारे देश उन्हीं पर निर्भर होते थे जो देश अमीर होते थे, उसी के सानिध्य में रहते थे। तो उन पर निर्भर होते थे तो ये अपने अपने मनमानी का काम नहीं कर सकते थे। इसको जो चीज़ चाहिए भाई, कोई भी सामान चाहिए तो इसके लिए उसको पूछना पड़ता था उस पर। तो ये लोग क्या किए, 9 का 9 देश मांग किए कि नहीं, एक ऐसी व्यवस्था आना चाहिए, एक ऐसा नया व्यवस्था, न्यायपूर्ण व्यवस्था आना चाहिए जिसके तहत सबको बराबरी का हकदार हो, यानी कि गुटनिरपेक्ष देश की तरह। गुटनिरपेक्ष देश ने यही बात उठाया था, इसी को बोला जाता है नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, यानी कि न्यायपूर्ण व्यवस्था को ही नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था कहा जाता है। तो अब जरा देख लीजिए कि कहता है आज़ादी के बाद जो गुटनिरपेक्ष देश थे तो उसको चाहिए था न्यायपूर्ण व्यवस्था, लेकिन उस पर धनी देश का अधिकार था। तो इसीलिए ऐसी व्यवस्था लाना चाहे जिसमें सबको बराबरी का अधिकार हो, तो इस व्यवस्था को नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था कहते हैं। अब ये समझिए कि नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था है क्या, जिसमें कि दुनिया भर के सभी आदमी के साथ बराबर अधिकार हो, यानी सबको समान संसाधन दिया जाए। इसको इतना दिया जाएगा तो उसको भी उतना ही दिया जाएगा जिसको कि इतना दिया गया है। यानी ऐसी व्यवस्था दुनिया भर में जिसको समान अधिकार प्रदान करती है, उस व्यवस्था का नाम पड़ा नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। इस व्यवस्था का ज़रूरत क्यों पड़ा भाई, समझते हैं कि क्यों चाहिए था लोगों को ये व्यवस्था। तो भाई इसका सिंपल सा रीज़न है कि लोग जो क्या करते थे, पहले का सामान खरीदते, सामान पहले वो कच्चा माल क्या करते थे, उपजाते थे। उपजाने के बाद कच्चा माल को बहुत कम रकम में बेचते थे और बेचने के बाद उसको वही सामान जो है बनावटी सामान, ये कहें पक्का माल, तो जो तैयार किया गया माल है तो वह माल उसको ज़्यादा दाम में खरीदना पड़ता था। इस प्रकार तो गरीबी की समस्या देखने को मिलता है। तो ऐसी व्यवस्था को लाना चाहता था जिसमें कि दोनों तरफ खरीदने वाला को भी ज़्यादा मुनाफा हो और बेचने वाला को भी ठीक ठाक मुनाफा हो। तो इसलिए न्यायपूर्ण व्यवस्था लाना चाहता था। तो पहला ये था। दूसरा बात था कि इन लोग के पास तकनीक का कमी था, तो इसलिए इस व्यवस्था के तहत वो लोग क्या चाहता था कि एक अंदर में रहेगा और जो काम करेगा मेन आदमी, उसके तहत यह काम करेगा। तो ऐसी व्यवस्था को लाना इसलिए ज़रूरी था। तो अब ये समझते हैं कि ये जो है नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का क्या क्या उद्देश्य था, इसका क्या क्या रीज़न था, इसके अंतर क्या क्या बात है, वही समझेंगे। तो चलिए अब समझते हैं कि नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का क्या क्या उद्देश्य था। तो नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, इसका देखिए NIEO शॉर्ट फॉर्म होता है, जिसमें बोलते हैं N को बोलते हैं न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। तो इसका मतलब हो जाता है नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। तो संसाधन पर अपना अधिकार, यह व्यवस्था क्या करती थी भाई, जिसका जो संसाधन है उस पर खुद का अधिकार होगा, अपना अधिकार होगा। यह था
इसका NIO का उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य था न्यायपूर्ण व्यापार। अब ऐसा बात नहीं होगा कि जो है कच्चा माल आप कम में खरीदिएगा और बेचने वाला आदमी उसमें ज़्यादा बेच करके चला जाएगा, ऐसा बात नहीं है। तो जितना दाम आप लगा करके बेचेगा उससे कुछ ज़्यादा वह जो है उस पर फ़ायदा कमाएगा, ज़्यादा फ़ायदा नहीं कमाएगा। तकनीकी सहायता क्या है? तो लोगों को क्या करेगा, अच्छे तरीके से लोगों का मदद करेगा। तकनीकी व्यवस्था यानी कि दिमाग लगाएगा, कुछ मशीन वगैरह का इस्तेमाल करेगा। बहुराष्ट्रीय कंपनी पर नियंत्रण, यानी जो है देखते हैं देश भर में बहुत सारा कंपनी बन रहा है, तो उन सारी कंपनी पर नियंत्रण करेगा, कुछ एक कंपनी को ही जो है वह चालू रखेगा। और अंतर्राष्ट्रीय संस्था में भागीदारी, जितना भी अंतर्राष्ट्रीय की संस्था होती है, देश भर की संस्था, तो उसमें ये सारे देश क्या कर रहेंगे, भाग लेंगे। तो इसी को बोला जाता है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। तो आज के लिए बस इतना ही। अब बचा है इस चैप्टर का कुछ टॉपिक जो कि लास्ट वीडियो यानी कि इसका पार्ट 5 में हम ख़त्म करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।